पिछले 20-25 साल से नंबर ऑफ फीमेल क्रिमिनल्स धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल टीवी देख रहे हैं, छोटे बच्चे को जो किडनैप किया था उसको मारा और उसको उसके नीचे ही डब्बे में रखा हुआ और उसी पे पाव रख के वो लोग टीवी देख रहे हैं। ये साइनाइड मलिका ने कितने लोगों को साइनाइड से मारा होगा, मतलब कुछ अंदाजा? तो ये बच्चों को जब फेडअप हो जाती थी बच्चे के रोने से या किसी और चीज से, या कोई बीमार हो गया कुछ हो गया, तो उनको बहुत ही बेरहमी से दोनों सिस्टर मार देती थी। ये टिंडर केस जो है ये भी बड़ा ही एक पेचीदा केस है। उसका भी यही इरादा था कि बहुत सारे पैसे हों, मेरे को शान और शौकत चाहिए। उसने अपने हस्बैंड को अपने प्रेमी के साथ मारा, मारने के बाद नीले ड्रम में डाला। उसके बाद वो पार्टी करने हिमाचल चले गए। ये क्या माइंडसेट है? वो पानी सप्लाई खुद करती थी और लोगों से पैसे चार्ज करती थी, डोर डिलीवरी। पानी माफिया, लेडी डॉन। वो मिलने जाती हैं तो उनको ट्रेस किया किससे मिलती हैं, और फिर उस आदमी को ट्रेस किया तो पता चला कि वो तो ISI वाला आदमी। प्रेसिडेंट ने भी पार्डन के लिए रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इनको फांसी नहीं दी गई उसके बाद। क्यों? यही मेरा सवाल है, क्यों? और अभी वो महिला जेल में, आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि उनको जेल में किसी के साथ चक्कर हो गया और आई थिंक कोर्ट ने अलाउ कर दिया है टू गेट मैरिड टू अनदर पर्सन। ओह माय गॉड। हाँ, ये तो काफी चर्चा में है। इसलिए सुशांत सिंह आपके साथ को राइटर हैं। सुशांत सिंह फेमस एक्टर, सावधान इंडिया वाले, तो इनसे कैसे मुलाकात हुई? जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो कम से कम आदमी महिलाओं से पंगे तो नहीं लेगा। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी ना कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक लेखक, एक एक्टर मौजूद हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है क्वींस ऑफ क्राइम। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि इस किताब के बारे में क्या कुछ होगा। इनका नाम है कुलप्रीत यादव। कुलप्रीत यादव 23 साल तक भारतीय नेवी में अपनी सर्विस दे चुके हैं। नेवल कमांडेंट के तौर पर इन्होंने काम किया है। अब तक 18 किताबें लिख चुके हैं। क्वींस ऑफ क्राइम में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसका जिक्र है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और महिलाएं, खूबसूरत महिलाएं भी क्रिमिनल हो सकती हैं और बहुत हीनियस क्राइम को अंजाम दे सकती हैं। क्या आपकी किताब में कुछ ऐसा ही है? क्या है? तो अरविंद जी, ऐसा है कि इसमें 10 कहानियां हैं, सच्ची कहानियां वुमेन क्रिमिनल्स के ऊपर, और ऐसी कहानियां जिसके बारे में आम तौर पे लोगों को पता नहीं है। जैसे अगर हम फूलन देवी जी की बात करें तो सबको पता है, इस तरह की फेमस नहीं लेकिन फिर भी बड़ी खतरनाक ऐसी महिलाएं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्राइम किया है। ऐसी मैंने और मेरे सह लेखक सुशांत सिंह ने काफ़ी हमने मेहनत करके हमने 10 इस तरह की स्टोरीज सेलेक्ट करके इस किताब को लिखा है। क्यों आपके दिमाग में आया क्वींस ऑफ क्राइम के बारे में लिखने के लिए? एक्चुअली क्या है कि क्रिमिनोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप में बात करें, साइकोलॉजी के रूप में बात करें, तो मेल क्रिमिनोलॉजी पे काफ़ी रिसर्च हुई है लेकिन फीमेल क्रिमिनोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। तो मेरे को लगा कि हमको लगा कि ये एक अच्छा फाउंडेशन हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो हर कंट्री में आज की डेट में पिछले 20-25 साल से नंबर ऑफ फीमेल क्रिमिनल्स धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। इंडिया में भी आपने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे होंगे। तो आमतौर पे होता है कि जैसे पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर उनको सस्पेक्ट में 5-6 लोग दिखते हैं और एक महिला दिखती है तो उनको लगता है यार इसने तो नहीं किया होगा, इनको तो छोड़ देते हैं। लेकिन अब वो माहौल जो है वो बदल रहा है और हमको लगा कि ये इस तरह का टॉपिक एक टाइमली होगा। और दूसरा, अगर बात करें तो जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो कम से कम आदमी महिलाओं से पंगे तो नहीं लेगा। नहीं, बिल्कुल आजकल महिलाओं से कोई पंगे नहीं लेगा। रिसेंट टाइम में हम लोगों ने काफ़ी इतनी खबरें ब्रेक की और फॉलो किया। मेरठ में एक महिला ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया अपने प्रेमी के साथ, उसके बाद ड्रम में डाला। नीले ड्रम से लोग आजकल डरते हैं। बहरहाल, आपकी किताब में साइनाइड मलिका की एक कहानी है। ये बताइए कि ये हाउस वाइफ सीरियल किलर कैसे बनी, क्या कहानी है इसकी? तो ये कहानी कर्नाटका की है। एक लेडी थी जो काफ़ी गरीब थी और उसके सपने थे कि भाई मेरे पास पैसे बहुत होने चाहिए, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो। पढ़ी लिखी थी नहीं, हस्बैंड उसका टेलर था। बेंगलोर के बाहर एक छोटे से कस्बे में वो लोग रहते थे, बच्चे भी थे। और उसने रियलाइज़ किया कि भाई कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए। उसने चिट फंड का बिजनेस शुरू किया।
तो अपने गुडविल पे आसपास के लोगों को कन्विंस करके पैसे इकट्ठे कर लिए और एक चिट फंड का ऑफिस खोल लिया। बहुत सारे लोगों ने उस पर भरोसा किया और उसके बाद उसने वो सारे के सारे पैसे किसी और इन्वेस्टर को दे दिए, जो ओवरनाइट वो दूसरा इन्वेस्टर भाग गया और अचानक इसके घर में लोग आ गए, भी हमारे पैसे दो पैसे दो। तो हस्बैंड ने इसको मार कूट के घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकाल दिया तो इसके सपने भी टूट गए, परिवार भी छूट गया। अब उस सोसाइटी में भी सब जिसके पास भी जाए भी पैसे दो, पुलिस भी पीछे पड़ गई। तो ये भाग के बैंगलोर आ गए। बैंगलोर में किसने किसी घर में एक नौकरानी के रूप में किसी को मेड सर्वेंट जो आजकल घर में रखते हैं ज़रूरत थी, वहाँ घुस गई और देखा भाई जिस घर में है उस घर में पैसे बहुत हैं, जो उस घर की मालकिन है उसके पास में बड़े मतलब गोल्ड के नेकलेसेस, डायमंड के नेकलेसेस, ये सब हैं। तो एक बार उसको मौका मिला तो उसने वहाँ से चोरी कर ली और चोरी कर लिया तो उसको लगा ये तो बड़ा आसान है, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और धीरे धीरे करके वो और चोरी करने लगी। लेकिन एक बीच में ऐसा हुआ कि उसको लगा कि और इसको बड़ा हाथ कैसे मारा जाए ताकि किसी घर भी, अब जब पैसे आते हैं तो नौकरानी बन के काम करने का तो मज़ा नहीं आता। भाई आई वांट टू स्टे इन अ गुड हाउस, अपने नौकर चाकर हों, मैं ही मालकिन रहूं, और चोरी का क्या सिस्टम बनना चाहिए। तो उसको कहीं से पता चला कि जो साइनाइड होता है वो सुनार लोग यूज़ करते हैं जब वो सोने को मरम्मत कर रहे होते हैं या कुछ ज्वेलरी वगैरह बना रहे होते हैं। तो उसने कुछ समय एक किसी के ज्वेलरी स्टोर में काम किया और काम करने के बाद में उसको समझ में आया कि यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है। पहले ओनर का कॉन्फिडेंस विन किया और फिर धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा साइनाइड चुरा चुरा के उसने एक अच्छी क्वांटिटी साइनाइड की अपने पास जमा कर ली। अच्छा। और जब वो जमा हो गई तब उसको लगा कि अब मैं अपने पूरे प्लान को अंजाम देती हूँ। तो उसका मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल था कि किसी भी एक ऐसे सुनसान मंदिर में जाओ, वहाँ पे सुबह के टाइम जब लेडीज़ आती हैं प्रेयर्स वगैरह के लिए, उसमें कोई एक वल्नरेबल महिला को ढूंढो, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, आमतौर पे मैरिटल डिस्कॉर्ड, बच्चे पैदा नहीं होना, और फिर उनको बताओ कि मैं आपकी पूजा करूँगी, मंडला पूजा, जिसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना केवल एक ही बात होगी कि जिस दिन मैं बताऊँगी उस दिन आप हीरे जवाहरात अपने पास जितने भी हैं वो भगवान के मंदिर में आप पहन कर आइए, सुबह के टाइम में वो टाइम बताएगी, और फलाने मंदिर पे आइए, सुनसान मंदिर पे, और मैं पूजा करूँगी। उसमें वो पूरी रेडी रहती थी, साथ में आप कोई नहीं लेकर आओगे, उसकी कंडीशन रहती थी। पानी में वो साइनाइड मिला के रखती थी, वो पानी पिला देती थी, और साइनाइड मिलाने के बाद में वो कुछ ही मिनटों में जो भी उसकी विक्टिम होती थी वो बेहोश हो जाती थी, मर जाती थी, और उसके सारे गहने लेके भाग जाती थी। इसने कमाल की बात ये इस क्राइम को बहुत लंबे समय तक किया और बहुत सारे विक्टिम्स इसमें। कितने लंबे समय तक लिया? ये किताब मैंने 2019 में लिखी थी तो मैं अपनी मेमोरी से बता रहा हूँ, बट लगभग 3 से 4 साल तक उसने इसको लगातार किया। और बाद में ऐसा हुआ कि पहले तो वो उसको घबराहट होती थी कि पकड़ी ना जाऊं, बट लास्ट के जो उसके 2-3 केसेस हैं, महीने महीने बाद उसने करना शुरू किया। तो पुलिस भी चौकन्नी थी, इंफॉर्मेशन आ रही थी, अनसॉल्व केसेस बढ़ते जा रहे थे, कोल्ड केसेस, पुलिस भी कहीं ना कहीं उसका नेट क्लोज हो रहा था, और फिर फाइनली उसको पकड़ लिया गया। तो जब वो पकड़ी गई तो क्या इन्वेस्टिगेशन में आया, क्या खुलासे हुए, क्या बताया कुछ? अब वो तो क्रिमिनल केस बन गया उसके बाद, और उसके बाद उसको सजा हो गई। आई डोंट थिंक कोई सिचुएशन थी कि वो कुछ बोल सकती थी, बिकॉज प्रूफ सारे थे, विटनेस जिसके घर में काम किया है, जिसके परिवार में उसने ऐसा धोखाधड़ी की है, तो उसके पास तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ था नहीं। और मेरे को लगता है कि हर क्रिमिनल जो इस तरह का क्रिमिनल होता है, जो सीरियल क्रिमिनल होता है, चाहे वो सीरियल चोरी करे और सीरियल मर्डर करे, उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि मैं किसी ना किसी दिन पकड़ा जाऊंगा, और वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा विदेश में, कई बार सीरियल क्रिमिनल्स ने जब पुलिस पकड़ने आई तो ये भी बोल दिया है कि आपको इतना समय क्यों लगा मेरे को ढूंढने के लिए। तो हर क्रिमिनल को ये बात पता होती है, और आमतौर पे देखा गया है जब वो पकड़ा जाता है तो उसके बाद वो अपने आप को डिफेंड नहीं करता। हाँ, वो गिव अप कर देता है कि ठीक है, अब जो भी है मैंने किया, अब उसकी सजा मेरे को, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं वो लोग। तो ये साइनाइड मलका ने कितने लोगों को साइनाइड से मारा होगा, मतलब कुछ अंदाजा? बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से करीबन 7-8 लोगों को
मतलब लूट का ऐसा सनसनीखेज मामला अपने आप में चौंकाने वाला, क्योंकि अमूमन लोग लूट पाट करके छोड़ के भाग जाते हैं, बट यहाँ ये तो जो आपने छोड़ के भागने वाली बात की है, जब उसने पहली बार ये क्राइम किया, जब किसी लेडी को साइनाइड दे के ऐसे उसने मारा, तो उसके बाद जो साइनाइड बचा था वो कहीं दूर जाके एक पेड़ के नीचे गड्ढे में खोद के और वापस आके फिर से उसने मेड सर्वेंट का काम शुरू कर दिया। उसको लगा ये गलत काम है, मतलब कहीं ना कहीं एक जहन में ये बात जागी, कॉन्शियंस उसका जगा। और जब वो अब झाड़ू पोछा लगाना घर में, मालकिन की डांट सुनना, फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, या हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम बाद, एक जब उसका अरसा बीता, उसको फिर से कॉन्फिडेंस आया और उसके अंदर में वो जो क्रिमिनल था फिर से जागा, उसी जगह जाके उसको रिकवर किया वापस और फिर से क्राइम करना शुरू किया। मतलब उसको ये लगा कि हम तो अब पकड़े नहीं गए, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, बट कोई परफेक्ट क्राइम तो होता है नहीं, कभी ना कभी आपको पकड़े जाना। इंटरेस्टिंग। अब ये बसीरन उर्फ मम्मी की क्या कहानी है, क्या चैप्टर है? बसीरन की कहानी जो है वो संगम विहार दिल्ली की है। हम्म। और उनकी कहानी ये है कि वो जो है संगम विहार में जो दिल्ली जल बोर्ड था उससे पानी सप्लाई नहीं होने देना चाहती थी, और वो पानी सप्लाई खुद करती थी और लोगों से पैसे चार्ज करती थी डोर डिलीवरी। पानी माफिया, लेडी डॉन। पानी माफिया। और उसकी कहानी भी ऐसे है कि उसने पहले तो बूट लेगिंग शुरू किया। संगम विहार के पास एक ग्रीन पैच है काफ़ी बड़ा, तो उसका जो हस्बैंड था वो वहाँ पे बकरियाँ चराया करता था, एक घर वहाँ पे बनाया हुआ था, शादी होकर वहाँ पे आई, आई थिंक मेरठ वेस्टर्न यूपी की वो रहने वाली थी। और किसी ने आके उससे बीच में बोला कि भाई जब वो फेस्टिवल्स में लिकर शॉप्स बंद होती हैं, तो किसी ने आके उससे किसी दिन लिकर मांगी दुकान के बंद होने के बाद या फेस्टिवल के टाइम पे, तो उसको लगा ये तो अच्छा बिजनेस है, तो उसके लिए उसने ला के रखनी शुरू कर दी और ज़्यादा रेट पे उसको बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके उसने और कुछ क्राइम किए और फिर फाइनली वो इस सिचुएशन तक पहुंची कि उसने ये वाटर माफिया वाला लीड किया। क्या है इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में आप बताइए, अगर आपने क्या लिखा। तो डिटेल में भी यही है, मैं बताऊंगा कि ये जैसे 2019 की हमारी किताब है, तो कुछ डिटेल जो है वो मेरे को भी इतने एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है, लेकिन पहले तो उसने बूटलेगिंग शुरू की, फिर एक लड़के का मर्डर हो गया और उस मर्डर को छुपाने के चक्कर में फिर उसके कुछ और लोगों के साथ में संपर्क आए और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये जो पानी की सप्लाई का जो इशू है इसको मैं हैंडल कर सकती हूँ, और उसने फिर पानी की सप्लाई का वो किया। पुलिस ने इसमें, पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। अब आप देखिए दिल्ली के एक इलाके में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड घबराया हुआ है, तो एक पुलिस कमिश्नर आए थे उस समय, ये बात है लगभग 15-16 साल पहले की, जब उन्होंने कोशिश की कि इस क्राइम को ख़त्म किया जाए, इनको एक बार अरेस्ट भी कर लिया, फिर छूट गई और उसके बाद में ये लापता हो गई, मतलब भाग गई, और पुलिस ने काफ़ी टाइम तक इनको, करीबन 8-9 महीने तक इनको सर्च किया और उसके एंड में ही ये पकड़ी गई। बसीरन उर्फ मम्मी, लेडी डॉन दिल्ली की, पानी माफिया। इसमें एक चैप्टर में शायद है कि लेडी डॉन के बेटे की जो पुलिस पकड़ में नहीं आते थे, क्या किस तरह से सिंडिकेट चलता था इसका? सिंडिकेट तो इसका बेटों के हिसाब से ही चलता था। तो इसका इसके बेटे थे, वो इसको पूरे क्राइम को जो है वो कंट्रोल करते थे, बिकॉज शी बीइंग अ वुमन उसके लिए तो पॉसिबल था नहीं, बट ब्रेन जो है, मेन ब्रेन जो है वो इसका चलता था, और बेटों का कॉन्फिडेंस भी वो इनके थ्रू ही रन होता था। मुंबई की ड्रग क्वीन के बारे में बताइए। मुंबई की ड्रग क्वीन की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो महिला जो हैं वो ड्रग्स का धंधा उन्होंने किया शुरू धीरे धीरे, और काफ़ी लंबे टाइम तक किया। उनकी भी स्टोरी ऐसे ही है कि हस्बैंड ने जो है उनको घर से निकाल दिया, और हस्बैंड ने जब घर से निकाल दिया तो उनको ये समझ में आया, किसी ने उनको ऑफ़र किया कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके ये ड्रग्स बेचना शुरू करो, लेडी है, कोई इन पे शक नहीं करेगा। और उस चीज़ को कवर लेके उन्होंने धीरे धीरे अपना ये काम करना शुरू किया। इसमें जब कमाई हुई तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया, बट फाइनली फिर सिचुएशन ऐसी आई कि उनको वो पकड़ी गई। आपके इस क्वीन ऑफ क्राइम में एक चैप्टर है, एक माँ और 2 बेटियां जो चेन स्नेचिंग गैंग चलाती थी, बेबी किलर। ये क्या कहानी है, इसके बारे में आप? ये कहानी
मेरे ख्याल से इस किताब में सबसे दर्दनाक कहानी है और ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ी कहानी है। 2 सिस्टर्स थी, पुणे में रहती थी, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेती थी। 1 साल के बच्चे, 1.25 साल के बच्चे, कुछ महीने के बच्चे, और उन बच्चों को लेके मंदिरों में जाती थी और बच्चा हाथ में लेके भीख मांगती थी, जैसे ये मोडस ऑपरेंडी बहुत सारे बेगर्स करते हैं। और उसकी वजह से लोगों को दया आ जाती थी। मंदिर में तो अलग भाव से इंसान जाता है तो उसको पैसे वगैरह मिलते थे, लेकिन रात को घर में आने के बाद में बच्चा जो है वो रोएगा, कुछ करेगा। तो ये बच्चों को जब फेडअप हो जाती थी बच्चे के रोने से या किसी और चीज़ से, या कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उनको बहुत ही बेरहमी से दोनों सिस्टर मार देती थी। मारती ऐसी थी कि दीवार पे सर पटक के छोटे बच्चे का, और वो उनको मार देती थी। इनका गिरोह काफ़ी लंबे समय तक चला और इनकी कहानी इंटरेस्टिंग होती है पकड़े जाने के बाद में पुलिस किस तरह से इस केस को हैंडल करती है। ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा केस बना, इसके बारे में हर अखबार ने लिखा, हर टीवी चैनल ने इसको कवर किया, और आम लोगों के दिल में ये भावना आई कि भाई इस तरह से मंदिर में जाके किस और बच्चों से भीख मंगवा के, बच्चों को दिखा के, और घर में इस बेरहमी से मारना और एक बाकी नॉर्मल लाइफ लीड करना। आपके खुद के बच्चे भी हैं, इन दोनों महिलाओं के खुद के बच्चे भी थे, और हाँ वो भी देख रहे हैं या दूसरे कमरे में कर रहे हैं। और एक बार तो एक बार ऐसा सीन है कि बच्चे ने बोला टीवी देखना है, टीवी देख रहे हैं, छोटे बच्चे को जो किडनैप किया था उसको मारा और उसको उसके नीचे ही डब्बे में रखा हुआ और उसी पे पाँव रख के वो लोग टीवी देख रहे हैं। मतलब इनसेंसिटिविटी और इनह्यूमैनिटी की ये हद हो गई थी। लेकिन मैं अरविंद जी बताऊं तो इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसको लोअर कोर्ट ने, मतलब पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त केस बनाया, सारे प्रूफ्स थे, इन दोनों लेडीज़ को डेथ सेंटेंस सुनाया। अपर कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस सुनाया, सुप्रीम कोर्ट तक बात आई, डेथ सेंटेंस सुनाया। उसके बाद में इन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए भेजा। प्रणब मुखर्जी साहब उस समय प्रेसिडेंट थे और इनको प्रेसिडेंट ने भी पार्डन के लिए रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इनको फांसी नहीं दी गई उसके बाद भी। क्यों? अब यही मेरा सवाल है, क्यों? और अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उसके बाद हुआ ये कि हाई कोर्ट ने बाद में प्रेसिडेंशियल पार्डन के रिजेक्ट होने के बाद में कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस बता के कि भी वो प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए लेट गया था, और कुछ इस तरह की छोटी मोटी प्रोसीजरल डिलेज बता के, और इन लेडीज का सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके उन्होंने लाइफ सेंटेंस कर दिया। एक कंडीशन ये डाल दी कि लाइफ सेंटेंस का कोई सीमा नहीं है, जब तक ये जिंदा है तब तक ये पुणे जेल में ही रहेंगे। अभी पुणे जेल में? अभी भी पुणे जेल में। इनकी उम्र होगी लगभग इस वक्त mid-60s। ये बेबी किलर्स कैसे बने, और इसके बारे में बताएं अगर तो। कैसे ये मोडस ऑपरेंडी कैसा था इनका? बेबी किलर बनने का मोडस ऑपरेंडी वही ग्रीड, आसान पैसा, कॉन्शियस आपका है नहीं, और आप इसको कर सकते हो आराम से। तो स्ट्रीट से या किसी भी बच्चे को किडनैप कर लेना, किसी भी वल्नरेबल बच्चे को मंदिर जाके कई लोग बच्चे छोड़ देते हैं, या कोई गरीब एरिया में चले गए, आपने देखा बच्चा नेग्लेक्टेड है, उस बच्चे को आपने पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसको ऐसे कोई गरीब आदमी पुलिस में जाता है, आपको पता है इन क्रिमिनल्स को पता रहता है कि पुलिस तो इनकी बात सुनेगी नहीं और इस बच्चे को कोई ढूंढेगा नहीं, और हमने तो इसको कुछ टाइम यूज़ करके तो इसको मार ही देना है, तो दूसरा बच्चा लेना है। तो देखिए, क्राइम जो मैं ट्रू क्राइम करता हूँ और मैं रिसर्च करता हूँ, पुलिस वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैं रियलाइज जो चीज़ होती है वो मेन ये होती है कि या तो इंसान में क्रिमिनल बेंट माइंड होता है या नहीं होता है। जिनमें होता है वो क्राइम कभी भी कर सकते हैं, सर्कमस्टेंस जैसी बनेंगी वो क्राइम कर देंगे। इसीलिए हम सर्वेलेंस करते हैं, इसीलिए पुलिस की गाड़ी घूमती है, इसीलिए वीडियो कैमरास हर जगह आजकल CCTV लगा होता है, ताकि अपॉर्चुनिटी ही ना बने। बट एक छोटा परसेंटेज ऐसे लोगों का होता है जिनके दिल को कुछ भी, देयर कॉन्शियंस इज डेड, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक बेबी को मार दिया दूसरे रूम में, और उसके 15 मिनट बाद आके आप पोहा खा रहे हो, चाय पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, हंस रहे हो। हाँ, ये चलिए उस पर आता हूँ। जैसे ये मेरठ में एक हुआ था इंसिडेंट, हाँ। एक मुस्कान, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसने अपने हस्बैंड को अपने प्रेमी के साथ मारा, डांस कर रही थी उसके बाद। मारने के बाद नीले ड्रम में डाला, उसके बाद वो पार्टी करने हिमाचल चले गए। ये क्या माइंडसेट है जो आप, क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होता है? मैं आपको जैसे ओपनिंग में बताया कि देखिए, साइकोलॉजी जो है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर,
वो बहुत अच्छे से अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, आज बॉडी का हर पार्ट बदला जा सकता है, ब्रेन नहीं बदला जा सकता। मेडिकल साइंस खुद बोलती है कि ब्रेन जो है वो, जैसे हम अपने धर्म में भी बोलते हैं कि भाई एक आदमी का दिमाग एक ब्रह्मांड जितना बड़ा है, उसमें इतने कनेक्शंस हैं। तो आज मेडिकल साइंस भी बोलती है कि हम 10 से 20% ही ब्रेन को समझ पाए हैं। अब क्योंकि मेडिकल साइंस ब्रेन को नहीं समझ पाई है, इसीलिए हम लोग साइकोलॉजी पे बिलीव करते हैं। साइकोलॉजी जो है वो एक तरह से कई लोग उसको सूडो साइंस भी बोलते हैं, राइट। अब मेल में तो फिर भी केस स्टडीज वगैरह स्टडी करके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत शोध हुई है, लेकिन फीमेल क्रिमिनोलॉजी पे तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिकॉज लेस देन 1% क्रिमिनल्स तो विमेन होते हैं। तो उस वजह से ये किताब लिखने का एक मूल तरीका, मेन रीजन जैसा मैं बता रहा था, ये भी था कि भाई फीमेल क्रिमिनोलॉजी पे भी थोड़ी साइकोलॉजी स्टडी की जाए। नहीं बिल्कुल। और अब तो और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बताया अभी रिसेंट महाराष्ट्र में से भी लगातार कई बार हनी ट्रैप के केसेस आते हैं। हनी ट्रैप, हाँ, ये केस, एक केस हनी ट्रैप का इसमें भी। हाँ, तो क्या है हनी ट्रैप का? बड़ा फेमस केस है। हमारे इंडियन एम्बेसी में एक जूनियर ग्रेड ऑफिसर थी पाकिस्तान में, जो हमारी एम्बेसी है इस्लामाबाद में, और वहाँ दिल्ली पे का केस था ये? दिल्ली का केस था। लोकेलिटी की नाम की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये महिला जो है ये किसी के जाल में फंसी। किसी वहाँ पे इनकी ये मिडिल एजेड थी, किसी एक यंग हैंडसम आदमी ने इनको अप्रोच किया और इनको अपने प्यार के जाल में फंसाया, और फिर इनको बोला कि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मेरे को देते रहा करो। तो इसने भी वो प्यार के चक्कर में वो इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। किस्मत अच्छी हिंदुस्तान की ये थी कि ये बहुत छोटे लेवल पे थी, तो इनके पास में एक्सेस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का नहीं था। लेकिन फिर भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी ले लो तो वो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन के बराबर हो जाती है। तो ये लगातार लीक चल रही थी, लेकिन हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चलना शुरू हुआ कि कुछ तो लीकेज है। तो उन्होंने फिर सर्विलेंस पे एक एक वहाँ पे स्टाफ को डाला, तो पता लगा कि ये किसी से मिलने जाती हैं, जो महिला है हमारे एम्बेसी में, जो इंडियन महिला थी, और वो मिलने जाती हैं। तो उनको ट्रेस किया किससे मिलती हैं, और फिर उस आदमी को ट्रेस किया तो पता चला कि वो तो ISI वाला आदमी है। तो फिर इनको काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व किया। अब फॉरेन कंट्री में स्टेटस की बड़ी बात होती है ना, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी होती है। अचानक वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो इनको बड़ी ट्रिक से इंडिया बुलाया गया कि यहाँ पे एक सार्क समिट हो रही है। उस समय जहाँ तक मेरे को याद है, कोई समिट हो रही है और आपको बड़ा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल है उसके लिए, और आप आइए। और वो आई और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में गई, और वो जो भी पाकिस्तान का डेस्क हैंडल कर रहा था, जॉइंट सेक्रेटरी, उसके साथ बैठी, और लगा कि मेरे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम मिलने वाला है। तभी फिर दिल्ली पुलिस ने आके उनको फिर अरेस्ट किया। टीवी में उनके बहुत सारे इंटरव्यू आए। शी इज़ गॉट हर ओन वर्जन ऑफ इवेंट्स ऑफ कोर्स, बट मोटे तौर पे ये एक हनी ट्रैप का केस था, जो ISI बहुत एक्टिव रूप में करती रहती है इंडिया में। और भी बहुत सारे केसेस आजकल तो मेरे को लगता है 2-3 महीने में एक हनी ट्रैप का केस आ जाता है। हाँ बिल्कुल, हनी ट्रैप का केस आ जाता है। लेकिन ये बड़ा केस था। हाँ, ये बड़ा केस था, मुझे याद है, मैंने कवर भी किया था इसको। ये लोकेलिटी हम बता देते हैं, पश्चिमी दिल्ली इलाके में कहीं। हाँ, पश्चिमी इलाके में ये चलिए, आपने इतना बता दिया तो द्वारका में। हाँ, द्वारका में। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं अगर इसमें, तो एक आपकी किताब में टिंडर मर्डर का केस है। ये क्या केस है, इसके बारे में? ये टिंडर केस जो है, ये भी बड़ा ही एक पेचीदा केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और इसकी जो क्रिमिनल थी, जो लेडी, वो एक छोटे शहर से आती थी, राजस्थान से, और उसका भी यही इरादा था कि बहुत सारे पैसे हों, मेरे को शान और शौकत चाहिए, मॉल से कपड़े खरीदने हैं, और अच्छा परफ्यूम और अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, घूमना फिरना, अच्छी गाड़ी। तो एक लोभ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि बैकग्राउंड ठीक ठाक था, कि फादर मदर जो है वो टीचर्स थे, तो बैकग्राउंड ठीक था। लेकिन वो उनको बोल के मैं जयपुर जा रही हूँ, जयपुर आ गई। अब जयपुर में जब ये शान और शौकत लोगों की देखी, तो उसको लगा कि भाई उसमें भूख, शी वॉज अ ग्रीडी पर्सन बेसिकली। अब कॉलेज में पढ़ती थी, क्या करे, किस तरह से पैसे बनाए, क्या करे। उसी समय ये बात है, लगभग 15-16 साल पहले, जब ये नया नया सोशल मीडिया भी नया नया हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पैदा हुआ था, और उस समय ये टिंडर आया था। मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली मेट्रो की वो जो गुड़गांव वाली जो रैपिड मेट्रो है, मैं एक दिन गया और पूरी मेट्रो के ऊपर टिंडर की ऐड थी। दिस इज अराउंड 15 years बैक, राइट? राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप।
तो उसको लगा ये वो महिला दिखने में अच्छी थी, यंग थी, बोल्ड थी, तो उन्होंने अपना प्रोफाइल बना दिया टिंडर पे। अब टिंडर में तो अब तो खैर सबको पता चली गया है कि भाई डिसप्रोपोर्शनेट होता है मेन और वुमेन के प्रोफाइल्स। अब जो रिच लोग जाते थे दिल्ली से या कहीं से भी जयपुर जाते थे, कोई होटल वगैरह में रह रहे हैं, तो उन लोगों को भी पता चला, मेन को, फ्रस्ट्रेटेड मेन को पता चला, सिंगल मेन को पता चला कि भाई ऐसे ये चक्कर चलता है, तो उन्होंने टिंडर पे बहुत सारे लोगों के मैच हो गए। तो उनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल था। वो बोलती थी कि भाई मैं आपसे मिलने आऊँगी, 5 स्टार होटल बताओ, तो वो जो उनका विक्टिम होता था, प्रॉस्पेक्टिव विक्टिम, वो 5 स्टार होटल में बुलाता था और बोलती थी पैसे मैं पहले लूँगी, 25 से 30 हज़ार रुपये, दिस अबाउट 15 ईयर्स बैक, आप मेरे को कैश दीजिए। वो पैसे लेती थी और लेके बोलती थी कि मैं बाहर ड्राइवर खड़ा हुआ है मेरा, मैं उसको देख के भी वापस आती हूँ। और वो इतने अच्छे से बात करती थी और इंग्लिश स्पीकिंग थी और अच्छी पर्सनालिटी थी और पढ़ी लिखी थी कि इंसान को मैन को थोड़ा इतना शक ही नहीं होता था। और वो बाहर जाने के बाद में, वो तो कोई ड्राइवर है नहीं, कुछ है नहीं, तो बाहर जाके तो वापस आना नहीं है। एक पर्टिकुलर केस में एक आदमी को शक हो गया उसके बाद, तो उसने उसको फॉलो किया और फॉलो करके देखा, इसने भी मुड़ के देखा तो ये भागने लगी, तो वो आदमी ने भी पीछे पीछे भागना शुरू किया। तो बहुत आगे तक वो भाग के गया और उसको पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसने जाके इसकी पुलिस में कंप्लेन की थी, बट और कुछ डिटेल नहीं था, तो शी वॉज एबल टू कैरी दिस ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें क्या हुआ, एक नॉर्मल सा आदमी था जो एक मतलब बिजनेस इसका बड़ा नहीं था, जयपुर का लोकल आदमी था, उसने एक फेक प्रोफाइल बनाया हुआ था कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, दिल्ली के करोल बाग में रहता हूँ और अपनी फोटो वोटो लगा के बहुत अमीर हूँ, जयपुर आता रहता हूँ, ये उसने टिंडर में एक फेक प्रोफाइल बनाया हुआ था। तो इस महिला को तो लगा कि ये, जब इसका मैच हुआ तो महिला को तो लगा कि ये तो अच्छा मुर्गा मिला आज, और उस आदमी को लगा कि यार ये तो आज चलो मेरा काम हो जाएगा। नाउ दिस पर्सन वॉज मैरिड, ही वॉज फ्रॉम एज ए सेड नॉर्मल बैकग्राउंड, घर में माता पिता भी थे इसके और इसकी वाइफ थी, माता का पता नहीं फादर थे, वाइफ थी और एक छोटा बच्चा भी था। और ये शाम को तैयार होकर बोलता है कि जी मैं थोड़ा ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, बट एक्चुअली उससे मिलने के लिए जा रहा है। अच्छा, ये लेडी के साथ क्या हुआ था, इसने, अब पैसे बहुत आ गए थे तो अय्याशी हो गई थी शुरू, इसने 2 आदमियों के साथ दोस्ती बना ली थी। वो दोनों फेल्ड एक्टर्स थे जो मुंबई से आए थे, आई थिंक एक फेल्ड एक्टर था, एक कुछ और था, मुंबई से आए थे वो लोग, वो इनके साथ में 3 लोग एक फ्लैट में रहते थे। तो इसने उनको बताया अपने 2 मेन कंपेनियन को कि भाई एक मुर्गा आ रहा है ना, उसको पैसे वैसे लेके। तो वो अपनी पूरी तैयारी, दूसरी वाली तैयारी कर आया, दारू लेके और वो सब। जब वो आया, इसने खोला दरवाज़ा तो अंदर आया, तो इसने बोला भाई वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बात करते हैं। तो लेडी ने बोला कि ये तो मेरा टीवी नहीं चल रहा है। तो टीवी का प्लग निकाला हुआ था, वो लगाने गया तो इतने पे 2 लड़के पीछे से आके इन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। मार पीट के इसको अंदर बेडरूम में बंद कर दिया। बेडरूम में बंद करके इनको रस्सी से बांध दिया। यह आदमी बेहोश हो गया। जब होश में आया तो इसने सच बात बतानी शुरू की, भाई जो मेरा नाम प्रोफाइल है वो गलत है, ये तो मेरा नाम ही नहीं है। तो इन्होंने इसका आधार कार्ड वगैरह देखा तो बोला, लगा तो ये तो आदमी नहीं है। इसने रोना शुरू कर दिया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने ड्रग्स भी ले रखे थे, इनको गुस्सा आ गया है कि ये तो झूठ भी बोलता है। फिर पता चला आधार कार्ड से ये तो मैरिड है, तो चाहे खुद क्रिमिनल लेकिन दूसरा आदमी गलत काम करे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो उसकी और पिटाई करनी शुरू की। फिर उसको बोला कि भाई तू पैसे निकाल, तेरे पास पैसे नहीं है तो अपने फादर को फ़ोन कर, कुछ कर। फादर को फ़ोन किया, फादर ने जाके किसी एटीएम में पैसे डाले और फिर दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्तों ने किसी ने हेल्प की, किसी ने नहीं की, और इन्होंने पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की। मीनवाइल ये बहुत ज़्यादा नशे में आ गए और नशे में आके इन्होंने उसको मार के उसको जान से मार दिया। अब मार दिया तो फिर इनको लगा कि अब क्या करें, इसको तो अब बॉडी है घर में, इसको तो अब कहीं कुछ करना है, ठिकाने लगाना है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये लोग जब इसको ठिकाने लगाने जा रहे थे, इतनी देर में लड़के के फादर ने पुलिस को बता दिया और पुलिस ने भी नंबर वगैरह सब ट्रेस करके नैरो डाउन करना शुरू किया। और हुआ इस तरह से कि जब ये लोग लेके ये लोग जा रहे थे, बॉडी को तो ये लोग डिस्पोज ऑफ कर आ गए थे, बट दोबारा आके घर छोड़ के जब ये जा रहे थे तो पुलिस जो है इनको आके फाइनली दबोच लिया। उसके बाद भी इस लेडी की कई इंटरव्यूज़ हैं जिसमें आप कोई गिल्ट के बारे में आप नहीं मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो लेडी का कहना है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही थी, मैं तो समाज सुधार रही थी। जो आदमी शादीशुदा है और दूसरी महिलाओं के साथ संपर्क बनाने के लिए घूम रहा है, उससे मैंने पैसे ले लिए तो क्या खराब किया। इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब में, काफ़ी पॉपुलर इंटरव्यूज़ हैं।
और अभी वो महिला जेल में, आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि उनको जेल में किसी के साथ चक्कर हो गया और आई थिंक कोर्ट ने अलाउ कर दिया है टू गेट मैरिड टू अनदर पर्सन. आई थिंक शी इज बीन परमिटेड. ओ माय गॉड. हाँ, ये तो काफी चर्चा में है. हाँ. वो जो अक्यूज है वो भी काफी फेमस है. एक्यूज तो पता नहीं कितना फेमस है, क्योंकि मैं इस केस को ट्रैक कर रहा था तो जेल में थी वो महिला. और अब कुछ दिन पहले जब मैंने पढ़ा कि उनका किसी के साथ प्यार हो गया है और उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है कि मेरे को शादी करनी है और कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा. और वो तो गिल्ट, मैंने बताया गिल्ट तो है ही नहीं ना. सी जो क्रिमिनली बेंट माइंड होता है ना, उसको गिल्ट नहीं होता. जैसा मैंने आपको बीच में बताया कि वो सोचता है कि मैं कब पकड़ा जाऊंगा. उसको पता होता है कि मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, या मैं लकी रहा और बहुत स्मार्ट रहा तो जिंदगी भर नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी पकड़ा जा सकता हूँ. देर मेंटली प्रिपेयर्ड. अमेजिंग. सोशल मीडिया और ख़ासतौर से टिंडर को लेकर इस तरह के फ्रॉड आजकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं. मतलब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ख़ासतौर से जो डेटिंग ऐप है उसमें थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें. आजकल ढेर सारे आ गए हैं. टिंडर भले पुराना हो लेकिन अब ढेर सारे डेटिंग ऐप आ गए हैं. तो मेरे को लगता है कि इंसान की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी सोशल मीडिया से अनरियल हो गई हैं. मेरा अपना मानना यह है कि आपका चेहरा जैसा भी हो, लेकिन आप कोई भी फ़ोन खरीद लें, आप सेल्फी खींचेंगे तो उसमें हीरो ही लगेंगे. हाँ. आप 5 स्टार होटल में जाइए, आप घर में देखिए शीशे में आपकी शक्ल अलग नजर आती है. 5 स्टार होटल में देखिए, आपको लगता है यार मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ, स्लिम हूँ, जबकि आप मोटे भी हो सकते हैं. तो आजकल इतनी सारी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से इंसान की अनरियल एक्सपेक्टेशंस हो जाती है. हर इंसान को लगता है यार मैं तो सबसे हैंडसम मैं ही हूँ. हर लड़की को लगता है सबसे डिजर्विंग और हैंडसम ब्यूटीफुल तो मैं ही हूँ. इस चक्कर में आदमी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पीपल वांट मोर फ्रॉम लाइफ. तो वो एक अनरियल जो वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे रिलेशन इंसान बनाना चाहता है, ज़्यादा इंजॉयमेंट करना चाहता है, वहीं से ये डेटिंग ऐप शुरू होते हैं और वहीं से मेरे को लगता है प्रॉब्लम है. अब भाई आप कितने ही फेक फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पे चमका चमकू के डाल लीजिए, लेकिन रियलिटी से सामना तो होना ही होना है ना आपका. नहीं, यही तो डोपामाइन का असर है कि रियलिटी से सामना नहीं होता ना. शीशे में भी नहीं आजकल पता चलता, फ़ोन में नहीं पता चलता, और आप चेहरा अपना देखते कहाँ हो. आपके दिमाग में तो वो इंस्टाग्राम का ही चेहरा रहता है कि मैं तो ऐसा हूँ. नहीं, लेकिन आमने सामने आदमी मिलता है तब तो वो. भाई आप दुनिया को देखते हो, आप अपने आप को थोड़ा ना देख सकते हो. आप किसी भी इंसान ने अपने आप को कभी नहीं देखा होता. मिरर इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ना. वो तो रिफ्लेक्शन ही है. अपने आप को तो इंसान कभी देख ही नहीं सकता ना, दूसरा इंसान ही देख सकता है. तो वो कई बार मजाक के तौर पे भी होता है कि टिंडर में या किसी में डेट ऐप के लिए लड़के ने भी इतनी चमका के फोटो लगाई हुई है, लड़की ने भी लगाई हुई है, और वो किसी रेस्टोरेंट में पहुंच के एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और वहीं बैठे हुए हैं और 2 ही लोग हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है यार. वो लड़का बोल रहा है कि मैं भी यही हूँ, लड़की बोल रही है मैं भी यही हूँ, बट लड़का लड़की मिल ही नहीं रहे आपस में. फिर उनको पता चलता अच्छा तुम हो तो भैया थैंक यू. और इसी का नतीजा होता है फिर ये धीरे धीरे क्राइम में भी तब्दील. मतलब कई बार इस तरह के क्राइम हो जाते हैं इस तरह से. देखिए अरविंद जी, अगर लाइफ से आपकी अनएक्सपेक्टेशन अनरियल हैं, आपकी काबिलियत के से ज़्यादा आप सोचते हो आपको मिलना चाहिए, आपकी औकात से आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्राइम का रास्ता तो बनता ही है. तो मैं तो शायद हो सकता है थोड़ा उस एज ब्रैकेट में तो इसलिए बोल रहा हूँ, बट 50s में होते हुए मेरे को लगता है कि इंसान को प्रैक्टिकल रहना चाहिए, रियल रहना चाहिए. और मतलब ऐसा मैं मॉरल जेस्चरिंग नहीं करूँगा, लेकिन जिसके साथ भी प्यार हो उसके साथ मतलब ज़िंदगी भर का प्यार हो या उस तरह का हो, तो अनरियल एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी. जो आप काम करते हो उस पर फोकस रखो, मम्मी डैडी का ख्याल रखो, अच्छे सिटीज़न बनो, देश की कुछ सेवा करो. वो सब कि नए वीडियो बन रहे हैं, नए कुछ हो रहा है, लोग अपना अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. और ये डेटिंग ऐप की जो बात की, एक डेटिंग ऐप नहीं है. डेटिंग ऐप तो डिजिटल फ्रॉड में अगर आप देखें तो मतलब मेरे को तो लगता है कि मैंने तो कभी काउंट नहीं किया, बट मेरे को लगता है 1000 से भी ज़्यादा हो सकता है. अच्छा एक बात है, ये जो क्वीन ऑफ क्राइम है इसमें आपका कई चैप्टर होंगे, 10 कहानियाँ. 10 कहानियाँ. आपकी पसंदीदा कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ आपको 10 में से कौन लगती है? देखिए क्राइम स्टोरीज को पसंदीदा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो द स्टोरीज विच हैव स्टेड विद मी, यू नो, एक तो जैसे मैंने ये जयपुर वाली स्टोरी बताई जो मेरे को बिल्कुल क्लियरली आज भी 6 साल बाद भी 7 साल बाद भी दिखती है. और जो ये छोटे बच्चों वाले क्राइम वाली स्टोरी बताई, क्योंकि ये भी एक इतनी बड़ी हैवानियत है. और मेरा फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि इनको अभी तक छोड़ा क्यों हुआ है. आप कैसे एग्जाम्पल सेट करोगे? जुडिशरी
ठीक है, हम जुडिशरी को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन सवाल भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी वाले, क्योंकि मैंने 23 साल तक यूनिफॉर्म पहनी है, तो मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। और नेशनल सिक्योरिटी का इतना कैजुअली कॉम्प्रोमाइज़ करना केवल एक रिलेशनशिप के लिए, तो मेरे को लगता है ये 3 केसेस अगर बोलूँ तो मेरे को लगता है सबसे अहम है। बाकी केसेस भी इम्पॉर्टेंट हैं। एक केस है जैसे मध्य प्रदेश का, जिसमें एक लड़की, यंग लड़की है, उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का जो है वो बदमाश है और वो बोलता है कि ये फलाने जगह पे हम कुछ चोरी वोरी करते हैं। तो ये लड़की बोलती है मैं थोड़ा ढूंढती हूँ कोई किसके कर सकते हैं। और इतना मेरे को ये क्राइम इतना कैजुअल लगा। एक यंग गुड लुकिंग गर्ल एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है और वो एक किसी लेडी को मिलती है जिसको पता चलता है कि इसके पास में पैसे हैं, नए नए आए हैं ये लोग, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसके घर में जाते हैं। 3 महिला हैं घर में, एक लड़की है टीनेज, एक ये मदर है और एक ग्रैंड मदर है। और इतने कैजुअली वो तीनों लेडीज को मार देती हैं, मर्डर कर देती हैं, मर्डर कर देती हैं केवल इन ज्वेलरीज के लिए। एंड कोई गिल्ट भी नहीं है उसके बाद। मेरे को ये बात बड़ी मतलब हैरानी की लगती है कि जिस तरह से कर दिया, और उसके बाद भी जब ये लेडी पकड़ी जाती है और ये जेल में है, तो मैंने बाद में पढ़ा कि इनको जेल में कोई अवार्ड दिया गया है कि ये कुछ किसी को, वो जेल के बाकी कैदियों को कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ सिखा रही हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही हैं जिसमें उनका स्किल बहुत अच्छा है। तो किसी एनजीओ ने जाके उनको क्राइम मतलब एक अवार्ड भी दिया है। तो कई बार ऐसी कहानियों से ये लगता है कि मैं तो इस माध्यम से सब लोगों को ये बोल सकता हूँ कि भाई किसी के चेहरे पे ना जाएं, किसी की मासूमियत पे ना जाएं, अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम रखें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, सीसीटीवी है, और अपने परिवार के साथ में रहें, क्लोज रहें, कम फ्रेंड्स रखें, और जब बाहर जाएं जरूर जाएं एंजॉयमेंट करने के लिए, देश विदेश में कहीं भी जाएं तो बहुत ही ज़्यादा आप अलर्ट रहिए। ये मेरे को मतलब अगर मैंने एक क्राइम की किताब नहीं लिखी होती अरविंद जी ऑनेस्टली, तो हम लोग इतने लार्ज हार्टेड होते हैं और ह्यूमन बींग्स की एक आदत होती है हमेशा पॉजिटिव रहना, खुश रहना, कि हमको लगता है यार आप भला तो जग भला, भाई जाओ, हम तो किसी का आज तक बुरा सोचा नहीं, हमारा कौन बुरा सोचेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने काफ़ी लंबी जिंदगी ये सोच के बिताई कि यार आप कुछ नहीं करोगे तो हाउ कैन इवन गॉड ट्रबल यू इफ यू हैव नॉट ट्रबल्ड एनीवन। बट मेरे को लगता है ये सोच, ये इस किताब के बाद और दूसरी किताब के बाद मेरी सोच थोड़ी बदली है। हर इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए। अच्छा, वो जो लड़की थी वो एक लड़के से उसके प्रेम में चोरी करने गई और फिर मर्डर कर दिया है। हाँ, केवल प्रेम में। क्या इश्क है ये। चलिए, खैर आपने यूनिफॉर्म की बात की है तो आपके जो नेवी के दिनों में आते हैं, नेवी में आप किस पद पर थे? और सुना एक बार आप कराची जाते जाते रह गए थे, क्या था? हाँ, ये अक्सर हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। दरअसल क्या है कि मैं नेवल ऑफिसर्स एकेडमी से 1991 में पास आउट हुआ, बट मैंने ज्वाइन किया इंडियन कोस्ट गार्ड। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही एक बहुत ही पावरफुल एफिशिएंट सर्विस है इंडियन कोस्ट गार्ड। अरे कोस्ट गार्ड कौन है? समुंदर का मेन है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर है, बट ऐसा नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही है। वहाँ पे मैंने 23 साल तक काम किया, 3 शिप कमांड किए। और ये कहानी कराची वाली बहुत जूनियर जब मैं था, ट्रेनिंग टाइप था, 2-3 साल की सर्विस हुई थी। तो जहाज़ में क्या होता है कि पानी की लाइफ बड़ी अलग है। पानी में ऑपरेशंस अलग तरह से होते हैं, क्योंकि शिप एक तरह का यूनिट है। आप लैंड में तो कहीं भी भाग सकते हो, आपकी गाड़ी खराब हो गई, भाग जाओ। शिप में तो दुनिया ही आपकी वो है, उसी के साथ जीना मरना होता है। तो इट इज़ योर वर्ल्ड इन अ वे। तो उसमें ऑपरेशन ऐसे करते हैं कि अगर कोई स्मगलिंग वेसल आपको के सामने आ जाए, या कोई एंटी पोचिंग वेसल आ जाए, या कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से कोई मछुआरे की बोट आपके पानी में आ जाए, अब भाई क्यों आई है, भाई अपने पानी में आप जाके मछली पकड़ो। तो ऐसे पाकिस्तान और इंडिया का खास तौर पे उनकी बोट हमारे पास आ जाती है, हमारी बोट उनके पास ले जाती है। आमतौर पे किसी फिशरमैन का बुरा इंटेंशन नहीं होता है, बट पानी में कोई बॉर्डर तो बना नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी ज़्यादा होती नहीं है, कम से कम मैं जब था तब नहीं होती थी। तो इनको लगता है कि बेचारे ये अपना जब जाला भी फेंकते हैं तो 2 माइल तक जाता है, 2 किलोमीटर तक। तो कई बार वो निकालते भाई मछली वहाँ है, यहाँ करके वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन हमारा एज लॉ एनफोर्समेंट तो बात बनती है कि भाई हमारे पानी में आ गए हैं तो भाई हम उनको अरेस्ट करेंगे।
तो ऐसे एक केस था जिसमें हमने मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे और हमको पता चला कि पाकिस्तान की काफ़ी सारी बोट 7-8 बोट हमारे पानी में आ गई हैं। तो वहाँ पे गए तो हमको एक बोट मिली। तो एक बोट मिली तो होता ये शिप में जो लोग ऑपरेशन करने जाते हैं इस तरह का, उसको बोलते हैं बोर्डिंग पार्टी। उसमें एक जूनियर ऑफिसर होता है 2-3 साल की सर्विस वाला, और उसके साथ 5-6 जवान रहते हैं हथियार के साथ में। आमतौर पे 9mm कार्बाइन होती है और ऑफिसर के पास 9mm पिस्टल होती है। तो ऐसे करके मैं उस बोट में गया। तो बोट में मेरे को हमने ये पाकिस्तानी फिशरमैन थे, हमने इनसे थोड़ी पूछा भाई क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला हमको तो पता नहीं है, ये है नहीं है वो नहीं है, बट वो काफ़ी अंदर थे हमारे। तो 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी को हमने शिप में ले लिया। शिप में एक जगह पे आप उनको कंटेन कर सकते हो, मतलब एक जगह पे आप डिटेन कर सकते हो। और जब ये किया तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को वॉकी टॉकी बोला कि हमारे रडार में ना थोड़ा दूर दिख रहे हैं बाकी लोग, तो आप जरा यहीं पे रहिए, इंडिया की तरफ आना शुरू कीजिए और हम जो है जो दूर दिख रहे हैं उनको पकड़ के लेकर आते हैं। अब ये बात है लगभग शाम के 5-6 बजे की। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और हमारा शिप दूर चला गया दूसरे बोट्स को पकड़ने के लिए। अब अंधेरा हो गया तो मैंने इनको बोला भाई चलाओ बोट। बोट तो चल ही रही थी। अब शिप में बड़ा मुश्किल है रियलाइज़ करना, बट क्या होता है कि जब आप समुद्र में होते हो ना तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, चारों तरफ अंधेरा होता है और समुद्र में सितारे इस तरह से चमकते हैं जैसे आपको कभी भी लैंड में चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। तो चमकती हुई स्काई और एकदम काला अंधेरा, पानी भी काला ही होता है। अब अगर उसमें शिप बोट की डायरेक्शन चेंज हुई तो आपको पता नहीं चलेगा। ये जो 2-3 बंदे थे पाकिस्तान वाले, आई थिंक 2 थे, इन्होंने धीरे धीरे करके वो अब आप इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर देखिए तो ईस्ट की तरफ पड़ता है गुजरात, रादर साउथ ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो ईस्ट की तरफ जाने की बजाय उन्होंने धीरे धीरे उसको वेस्ट की तरफ कर दिया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ टुवर्ड्स कराची। अब मेरे पास तो कोई रेफरेंस है नहीं, तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। हम हो सकता है उनके बॉर्डर को के पास हो गए, हो सकता है और आगे हम चले गए हों, लेकिन मेरे को इस बात का अंदाज़ा नहीं। उस समय मेरे दिमाग में एक बड़ी ही पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने मेरे को एक सवाल पूछा मेरे से, क्या तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो? और अब न इनके पास कोई रडार है, न इनके पास में कोई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। उस समय एक सैट नैव होता था, सैटेलाइट नेविगेटर। ना ऑल दिस इक्विपमेंट आर वेरी एक्सपेंसिव, फिशरमैन के पास तो ये सब होगा नहीं। तो हमको एकेडमी में, नेवल ऑफिसर्स एकेडमी में पढ़ाया गया था हाउ टू आइडेंटिफाई नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, है ना, पोल स्टार। तो पोल स्टार जो होता है वो उसके 2-3 तरीके होते हैं ढूंढने के। एक तो ये होता है कि किसी भी आप लैटिट्यूड में है तो पोल स्टार लगभग उस लैटिट्यूड को कॉरस्पॉन्ड करेगा। अगर आप, ये आपका होराइजन है और ये ऊपर 90 डिग्रीज है, ये ऐसे 180 डिग्रीज पूरा होगा, तो 90 डिग्रीज में अब गुजरात जो है वो 22.5 डिग्रीज जो है, तो 22 डिग्री के आसपास पहला ये। तो 22 डिग्री के आसपास आपके होराइजन में पोल स्टार हो सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टार हैं। दूसरा होता है कि सबसे ज़्यादा चमकदार स्काई में पोल स्टार होता है। तो आप देखिए भाई, ये 2-3 पे आपको डाउट हुआ कि ये 2 सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। फिर आपका ओरायन बेल्ट से उसका एक कन्फिग्रेशन होता है, अभी मेरे को फ्रैंकली याद नहीं आ रहा है। ओरायन बेल्ट को आप जब ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, नहीं आई थिंक उर्सा मेजर उर्सा माइनर को आप लाइन ड्रॉ करते हो, तो दैट कोरस्पॉन्ड्स विद दी पोल स्टार। मैंने ये तीनों चीज़ें अप्लाई की और जैसे ही मेरे को पता चला कि ये नॉर्थ स्टार है सामने, तो मेरे को पता चल गया ये नॉर्थ स्टार है तो साउथ तो पीछे है, तो ईस्ट तो ये है, वेस्ट तो ये है, और हम तो जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में। तब मैंने उनको दूर किया, अपने बंदों को बैठाया और फिर नॉर्थ स्टार के हिसाब से फिर मैंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। अब यू कैन नॉट डू एक्यूरेट नेविगेशन, बट आपको नॉर्थ स्टार पता चल गया तो यू कैन ऑलवेज डू साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन और ईस्ट साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, जो मेरे को रफ आइडिया था। फिर हम वहाँ से चलना शुरू हुए। फिर 4-5 घंटे बाद हमारा शिप भी आ गया, वॉकी टॉकी बोलना शुरू किया, कुलप्रीत वेयर आर यू। वो लोग ऐसे कॉल साइन होता है मदर बेबी, जो बोर्डिंग पार्टी हो दैट इज कॉल्ड बेबी, शिप इज कॉल्ड मदर बेबी, मदर बेबी। जब हुआ तब फिर मेरे को रिकवर कर लिया गया। पर मेरे को पता चला जब वो लेने आया शिप, 4-5 और बोट पकड़ के आ गए। तो इसमें खतरनाक बात जो है अरविंद जी, बहुत बड़ी बात है, और मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि शिक्षक जो होता है, हिंदुस्तान में गुरु शिष्य परंपरा पे ही हमारा देश, जब तक गुरु शिष्य परंपरा को हम फॉलो करते थे तब तक हमारा देश जो है वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री था। बाद में खैर हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मेरे को लगता है गुरु शिष्य परंपरा को दोबारा लाने का समय है। कॉर्पोरेट में हम यूज़ करते हैं, मिलिट्री में यूज़ करते हैं, सीनियर लीडरशिप को रिस्पेक्ट करें। बट एनीवे, कमिंग टू द मेन टॉपिक, शिक्षक जो भी बात बताता है वो किसी मतलब से बताता है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे सारे कोर्समेट्स ने उस क्लास को ध्यान से सुना होगा, क्योंकि हमारे सबके शिप पे सैटनैव लगा हुआ था और DGPS लगा हुआ था, डिजिटल GPS, इवन इन लेट 90s। दिस इज लाइक अर्ली 90s, 94-95 की बात है।
तभी लगा हुआ था। तो ऑफिसर्स बोलते भी थे इंस्ट्रक्टर को कि अरे ये क्यों पढ़ा रहे हो, सितारों से नेविगेशन करना, सूरज से, चांद से, सितारों से, ये तो 5,000 साल लोग पहले करते थे, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। सुनते नहीं थे। बट पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है, मैं भी सबके जैसा ही था और मैं भी भावनाओं में तो यंगस्टर होते हो तो बह ही जाते हो। बट आई डोंट नो व्हाई दिस मिरेकल हैपेंड दैट व्हाटएवर ही टॉट मी ना, मेरे दिमाग में एकदम घर कर गया वो। नॉर्थ स्टार को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? अभी भी मैं छुट्टी जाता हूँ या किसी एक, सपोज मैं लंदन गया तो वहाँ से भी मैं नॉर्थ स्टार देखने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्थ स्टार कहाँ है। पता नहीं वो मेरे एक सिस्टम में आ गया है स्टार साइट करना। तो उस वजह से कि न केवल मेरी जान बची, क्योंकि उनके क्वार्टर में जाते तो वो लोग अरेस्ट कर लेते, और अरेस्ट करके वो किसी भी इल्ज़ाम में फिर पता नहीं, हो सकता है अभी तक उधर ही रहना पड़ता, हो सकता है जीवन भर वह 5 मेरे साथ जवान और थे। तो ये एक बेसिक नॉलेज की वजह से जान अपनी भी बचाई और दूसरों की बचाई। तो आप खैर नेवी में रहते रहते क्वींस ऑफ क्राइम तक पहुंच गए हैं। इसमें सुशांत सिंह आपके साथ को राइटर हैं। सुशांत सिंह फेमस एक्टर, सावधान इंडिया वाले, तो इनसे कैसे मुलाकात हो गई आपकी? सुशांत सिंह साहब का बहुत बड़ा रोल है इस किताब में। आज वो नहीं है हमारे साथ क्योंकि वो मुंबई में है। सुशांत सिंह से मेरी इंट्रोडक्शन कराई मेरे एजेंट ने, उस समय जो मेरे एजेंट होते थे, और बड़े अच्छे इंसान हैं। उनका नाम सुधीर बोलना चाहूँगा, सुहेल माथुर उनका नाम है। तो उन्होंने बोला कि आप जाके मिलो। तो पहले तो मेरे को लगा कि भाई मैं तो एक्टर नहीं हूँ, एक्टर से मिलना थोड़ा सा ना कि भी एटीट्यूड वगैरर होगा, और सुशांत सिंह तो बहुत मंझे हुए बड़े कलाकार हैं। कुछ टाइम तो मैंने सच बात बताऊँ तो अवॉइड ही किया। फिर उन्होंने बोला नहीं आप जाके मिलो, तो बॉम्बे जब जाते हो। तो मैं जाके मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सावधान इंडिया इन्होंने लगभग 10 साल इन्होंने हैंडल किया है, और सारे केसेस इनको पता हैं। तो वो मेरा एक अच्छा फाउंडेशन बन गया कि रिसर्च करें, कौन से केसेस करें, उनको किस तरह से प्रेजेंट करें, और एक अच्छी टीम जुड़ गई। तो उन्होंने एक तरह से इस प्रोजेक्ट में लीडरशिप वाला रोल अदा किया, और मेरे लिए एक अच्छी फाउंडेशन बनी। इसके बाद फिर मैं इंडिपेंडेंटली भी, मैंने पिछले साल एक डायल 100 करके ट्रू क्राइम किताब लिखी है। तो चलिए कभी डायल 100 पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल क्वींस ऑफ क्राइम के बारे में और जो आपके 10 चैप्टर हैं उसके बारे में हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वींस ऑफ क्राइम ये जो बुक है आप ज़रूर पढ़िएगा। और जो कुलप्रीत यादव हैं, इनसे बात करके ये समझ में ज़रूर आया कि जो खूबसूरत चेहरे हैं, उनके जो दिमाग हैं, उस दिमाग के पीछे भी एक बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। जैसे ये सिलिंड्रा साइनाइड जो मलिका हैं, वो एक महिला जिसके बारे में आपने बताया कि कैसे वो साइनाइड खिला के महिलाओं को मार देती थी, उसके बाद लूटपाट करके वो फरार हो जाती थी। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।